नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस सेशन को। और आज के इस सेशन में हम देखेंगे झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स को वन लाइनर्स के फॉर्म में भी और डिस्क्रिप्शन के साथ कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इसके अलावा एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। और सेशन के अंत में हम देखेंगे झारखंड की स्टैटिक जीके को, एक तो देखेंगे डिस्क्रिप्शन के साथ और कुछ प्रश्नों को देखेंगे वन लाइनर्स के फॉर्म में। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को। शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए अभ्यास प्रश्न से। और लास्ट वीडियो का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के किस यूनिवर्सिटी ने पड़ोसी गांव के ग्रामीण छात्रों के शिक्षा स्तर में सुधार के लिए विद्या दान नामक एक अभिनव पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी जमशेदपुर, ऑप्शन बी ICFAI यूनिवर्सिटी रांची, ऑप्शन सी कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा अथवा ऑप्शन डी रांची यूनिवर्सिटी रांची। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी ICFAI यूनिवर्सिटी रांची। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में ICFAI यूनिवर्सिटी रांची परिसर में विद्या दान नामक एक नए पहल की शुरुआत की गई है। भारत सरकार के उन्नत भारत अभियान योजना के तहत विश्वविद्यालय ने 5 पड़ोसी गांव को गोद लिया है। और ये 5 पड़ोसी गांव हैं रांची के सिमलिया, दलदली, घुटुआ, लिल्टा और बुंदाग। इन 5 गांव को यूनिवर्सिटी ने गोद लिया है। इन 5 गांवों में एक सर्वेक्षण करने के बाद ग्रामीण छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता और IT कौशल में सुधार के लिए विद्या दान योजना को शुरू करने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि 5 पंचायतों में विद्या दान केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है, जिसमें युवाओं को IT स्किल्स में प्रशिक्षित करने के लिए कंप्यूटर सेंटर्स स्थापित की जाएगी। एक मोबाइल लाइब्रेरी स्थापित करने की भी यूनिवर्सिटी की योजना है, जिसमें पाठ्यपुस्तकों और कहानी की किताबों को मोबाइल लाइब्रेरी वाला एक वाहन सभी 5 गांवों की यात्रा करेगा और बुक्स उपलब्ध कराएगा उन ग्रामीणों के बीच। आइए अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को डिटेल में। पहला प्रश्न है, 3 मई 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के किस जिले के बंशीधर नगर में 2 दिवसीय राजकीय श्री बंशीधर महोत्सव का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए गढ़वा, ऑप्शन बी चतरा, ऑप्शन सी पलामू अथवा ऑप्शन डी गुमला। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए गढ़वा में 2 दिवसीय श्री बंशीधर महोत्सव का शुरुआत किया गया है। और यह 2 दिवसीय महोत्सव को पहली बार यानी श्री बंशीधर महोत्सव को पहली बार 2023 में राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया गया है। आइए इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। 3 मई 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के गढ़वा जिले के बंशीधर नगर में 2 दिवसीय राजकीय श्री बंशीधर महोत्सव का शुभारंभ किया गया। यह 2 दिन था, 3 और 4 मई, जिस दौरान 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया। इसी वर्ष यानी 2023 में श्री बंशीधर महोत्सव को राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया गया है। आपको बता दें कि श्री बंशीधर महोत्सव दशकों से गढ़वा जिले में मनाया जाता रहा है। बंशीधर महोत्सव में राधा एवं कृष्ण की 4.5 फीट ऊंची और 1280 kg वजन की स्वर्ण निर्मित एक अत्यंत मोहक प्रतिमा विराजमान है। यह अद्भुत प्रतिमा भूमि में गड़े शेषनाग के फन पर निर्मित 24 पंखुड़ियों वाले विशाल कमल पर विराजमान है। आपको बता दें कि यहाँ प्रतिवर्ष फागुन महीने में आकर्षक और विशाल मेला दशकों से लगता आया है। 1960-70 के दशक में बिरला ग्रुप ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। वर्तमान में भी बंशीधर की प्रतिमा कला के दृष्टिकोण से सुंदर और अद्वितीय है और बिना किसी रसायन के प्रयोग या अन्य पॉलिश के प्रतिमा की चमक पूर्ववत ही है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। कोल इंडिया का नया चेयरमैन CMD चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए अशोक वर्णवाल, ऑप्शन बी PM प्रसाद, ऑप्शन सी अंबिका प्रसाद पांडा अथवा ऑप्शन डी प्रभु दयाल
चिनानिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पीएम प्रसाद को कोल इंडिया का नया चेयरमैन बनाया गया है। आपको बता दें कि पीएम प्रसाद यानी जिनका पूरा नाम है पुल्लावरप्पू मल्लिकार्जुन प्रसाद, इन्हें कोल इंडिया का 29वां सीएमडी यानी चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। आपको बता दें कि 3 मई 2023 को पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा पीएम प्रसाद को इस पद के लिए चयन किया गया है। इस पद हेतु दर्जनों एस्पायरेंट्स यहाँ इंटरव्यू देने पहुँचे थे। पीएम प्रसाद वर्तमान में सीसीएल यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड में सीएमडी के पद पर कार्यरत हैं। कोल इंडिया के वर्तमान 28वें चेयरमैन जो कि प्रमोद कुमार अग्रवाल हैं 30 जून 2023 को रिटायर होने वाले हैं, जिनके स्थान पर ही पीएम प्रसाद को नया सीएमडी नियुक्त किया गया है कोल इंडिया का। पीएम प्रसाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी से माइनिंग इंजीनियर हैं और उन्होंने IIT ISM धनबाद से ओपन कास्ट माइनिंग में एमटेक किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब तीसरे नंबर प्रश्न को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस राज्य में स्थित किस फाउंडेशन को अपने 1 महीने का वेतन देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ अथवा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी उड़ीसा। कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उड़ीसा के दौरे पे थे, जहां किस फाउंडेशन को मुख्यमंत्री ने अपने 1 महीने का वेतन देने की घोषणा की है। आइए जानते हैं यह निर्णय उन्होंने क्यों लिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उड़ीसा स्थित किस फाउंडेशन को अपने 1 महीने के वेतन देने की घोषणा हाल ही में की है। हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस यानी किस फाउंडेशन के समारोह में शामिल होने के लिए उड़ीसा गए हुए थे। इस कार्यक्रम में KIIT यानी किड कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और किस कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के 40,000 आदिवासी छात्र एकजुट हुए थे, जहां मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि समारोह में जनजातीय छात्रों की इतनी भारी भीड़ से सीएम हेमंत सोरेन काफ़ी प्रभावित हुए और अपने 1 महीने का वेतन देने की घोषणा की। किसको लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि ऐसे संस्थान स्थापित होने से आदिवासी छात्रों के लिए शिक्षा तक पहुंचना आसान हो जाएगा। किस फाउंडेशन क्या है आपको बता दें कि KISS इसका फुल फॉर्म होता है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, और किस फाउंडेशन किस स्कूल कॉलेजेस और किस यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है। किस फाउंडेशन भारत का एक NGO है जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर उड़ीसा में है। किस फाउंडेशन 1992-93 में स्थापित किया गया था और यह एक उच्च शिक्षा संस्थान है। यह देश भर के वंचित आदिवासी समुदायों के छात्रों को शिक्षा प्रदान करता है। अब मुख्यमंत्री इससे काफ़ी प्रभावित हुए थे, यही कारण था कि उन्होंने अपने 1 महीने के वेतन इस फाउंडेशन यानी किस फाउंडेशन को देने की घोषणा की अपने उड़ीसा विजिट के दौरान। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। आज का चौथा नंबर प्रश्न है 2 मई 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव उच्च विद्यालय जगन्नाथपुर धुर्वा में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का शुभारंभ किया है। यह उत्कृष्ट विद्यालय किस बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं? ऑप्शन ए AICTE, ऑप्शन बी जैक JAC, ऑप्शन सी ICSE अथवा ऑप्शन डी CBSE। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी 80 उत्कृष्ट विद्यालयों को, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने 2 मई 2023 को की है, उसकी संबद्धता यानी एफिलिएशन CBSE से दिया गया है। 2 मई 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव उच्च विद्यालय जगन्नाथपुर धुर्वा में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा आयोजित 80 उत्कृष्ट विद्यालयों यानी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस का शुभारंभ किया। यह सभी 80 विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त हैं, जहां बच्चों को इंग्लिश मीडियम से शिक्षा दी जाएगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने पूरे राज्य में 80 जिला स्तरीय स्कूल ऑफ एक्सेलेंस यानी उत्कृष्ट विद्यालय, 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल, 4091 ग्राम पंचायत स्तरीय मॉडल स्कूल बनाने एवं सरकारी स्कूल में 15 लाख से अधिक बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि इन विद्यालयों में अत्याधुनिक
आधारभूत संरचना यानी लाइब्रेरी, साइंस लैब, डिजिटल स्मार्ट क्लास, सूचना प्रौद्योगिकी का मजबूत ढांचा, खेल प्रशिक्षण समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को 2 चरण में प्रशिक्षण दिया गया है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा और IIM द्वारा। इन उत्कृष्ट विद्यालयों के बच्चों को 11 ट्रेड्स में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, यानी प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसमें शामिल है एग्रीकल्चर, IT, ITES, अपैरल एंड मेकअप एंड होम फर्निशिंग, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ऑटोमोटिव, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। चलिए दोस्तों, अब बारी है 5वें नंबर प्रश्न की, और यह 5वां नंबर प्रश्न है, झारखंड के किस विधानसभा सीट पर जल्द ही उपचुनाव कराया जाएगा? ऑप्शन ए डुमरी विधानसभा, ऑप्शन बी जुगसलाई विधानसभा, ऑप्शन सी मधुपुर विधानसभा अथवा ऑप्शन डी रामगढ़ विधानसभा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए डुमरी विधानसभा। पूर्व शिक्षा मंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया, जगन्नाथ महतो, जो डुमरी विधानसभा से विधायक थे, वह अब रिक्त हो गया है। अब डुमरी विधानसभा में जल्द ही उपचुनाव कराया जाना है। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के असमय निधन के बाद से अब डुमरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, और यह डुमरी विधानसभा सीट गिरिडीह के अंतर्गत आता है। डुमरी विधानसभा से जगन्नाथ महतो पहले ऐसे विधायक थे जो लगातार 4 बार विधायक रह चुके हैं। निर्वाचन नियमावली के अनुसार 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराने का प्रावधान है, यानी अगर कोई विधानसभा सीट या लोकसभा सीट रिक्त हो जाता है किसी कारणवश, तो 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराना निर्वाचन नियमावली के अनुसार आवश्यक है। आपको बता दें कि जगन्नाथ महतो का निधन 6 अप्रैल 2023 को चेन्नई में इलाज के दौरान हो गया था, और जगन्नाथ महतो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अलावा उत्पाद और मद्य निषेध विभाग के झारखंड में मंत्री थे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं झारखंड से रिलेटेड कुछ वन लाइनर्स को। पहला प्रश्न है, झारखंड चैम्बर और GS मार्केटिंग एसोसिएट के संयुक्त तत्वावधान में रांची के मोरहाबादी मैदान में 11 दिवसीय किस मेले का शुभारंभ 28 अप्रैल को किया गया? दोस्तों, यह 11 दिवसीय मेले का जो आयोजन किया गया, यह मेला है इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर, जिसका आयोजन 28 अप्रैल से शुरू किया गया। इसका शुभारंभ किया गया और रांची के मोरहाबादी मैदान में। झालसा ने राज्य के सरकारी स्कूलों में लीगल कैडेट कोर तैयार किया है। इसके तहत किस क्लास के विद्यार्थियों को कानून की भी शिक्षा दी जाएगी? इसका उत्तर है 9वीं से 12वीं, यानी 9th to 12th क्लासेस के बच्चों को झालसा लीगल कैडेट कोर तैयार कर विद्यार्थियों को कानून के संबंध में जानकारी हासिल कराएगी, यानी कानून की शिक्षा दी जाएगी 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों को। अगला प्रश्न है, 28 अप्रैल 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस एयरपोर्ट पर राज्य के आम नागरिकों को आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एयर एम्बुलेंस सर्विस का शुभारंभ किया है? इसका उत्तर है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची। इसके तहत रांची सहित कुल 7 झारखंड के शहरों में यह सुविधा, एयर एम्बुलेंस सर्विसेज की सुविधा उपलब्ध होगी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 का सर जहांगीर गांधी मेडल फॉर इंडस्ट्रियल एंड सोशल पीस से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है मैरिको के चेयरमैन हर्ष मारीवाला को 2023 का सर जहांगीर गांधी मेडल फॉर इंडस्ट्रियल एंड सोशल पीस से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, मरांगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? जिस स्टेडियम के ग्राउंड में ब्लू एस्ट्रोटर्फ हाल ही में बिछाया गया है। झारखंड में लगाया जाने वाला यह तीसरा ब्लू एस्ट्रोटर्फ है। आपको बता दें कि यह ब्लू एस्ट्रोटर्फ जहां बिछाया गया है मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, यह मोरहाबादी रांची में स्थित है। पहले यहां पे ग्रीन एस्ट्रोटर्फ लगा हुआ था, अब उसे हटाकर ब्लू एस्ट्रोटर्फ लगा दिया गया है। आइए अब दोस्तों बारी है अभ्यास प्रश्न की। आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न को, जिसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं।
झारखंड सरकार यूपीएससी, जेपीएससी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किस योजना के तहत अपने खर्चे पर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाएगी? ऑप्शन ए जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा छात्रवृत्ति योजना, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री सारथी योजना अथवा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब कमेंट में देंगे। तो दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बारी है झारखंड स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ प्रश्नों के संबंध में जानने की। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। और आज का पहला प्रश्न है, मदर टेरेसा की उत्तराधिकारी सिस्टर निर्मला का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए चाईबासा, ऑप्शन बी साहेबगंज, ऑप्शन सी पलामू अथवा ऑप्शन डी रांची। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी रांची। मदर टेरेसा की उत्तराधिकारी रही सिस्टर निर्मला का जन्म हुआ था रांची में। आइए जानते हैं इसके बारे में भी। आपको बता दें कि सिस्टर निर्मला का जन्म 23 जुलाई 1934 को रांची में हुआ था और सिस्टर निर्मला का मूल नाम था कुसुम जोशी। आपको बता दें कि सिस्टर निर्मला ने 1959 ईस्वी में ईसाई धर्म ग्रहण किया था और मदर टेरेसा की मृत्यु के पश्चात सिस्टर निर्मला मदर टेरेसा की संस्था मिशनरी ऑफ चैरिटी की प्रमुख बनाई गई थी। वे 1997 में मदर टेरेसा के निधन के बाद मिशनरी ऑफ चैरिटी की प्रमुख थी और 23 जून 2015 को सिस्टर निर्मला का कोलकाता में निधन हो गया था। चलिए अब देखते हैं दोस्तों वन लाइनर के फॉर्म में कुछ स्टैटिक जीके को। पहला प्रश्न है, झारखंड में किस गांव को मंदिरों का गांव के रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर है दोस्तों मलूटी। आपको बता दें कि इस मलूटी गांव में, जो कि दुमका में स्थित है, यहाँ कुल 108 मंदिर हैं और सिर्फ इस गांव में ही 108 मंदिर हैं, इसलिए इसे मंदिरों का गांव कहा जाता है। आपको बता दें कि यहाँ पे पाषाण निर्मित प्राचीन मूर्तियाँ स्थापित की हुई है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने मार्टिलो टावर का निर्माण किस जिले में कराया था? इसका उत्तर है पाकुड़। आपको बता दें कि पाकुड़ में अंग्रेज अधिकारी मार्टिन ने 1856 में इसका निर्माण कराया था। इसे संथाल विद्रोहियों पर नज़र रखने और नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। आपको बता दें कि जनजातीय विद्रोह यानी संथाल विद्रोह के दौरान हजारों संथाल इस टावर से निशाना बनाए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा और मार्टिलो टावर को इसी उद्देश्य से बनाया गया था ताकि संथाल विद्रोह को नियंत्रित किया जा सके। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में अभी तक कुल कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं? उत्तर है दोस्तों 6। आपको बता दें कि वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री हैं, लेकिन व्यक्ति के तौर पर अगर हम देखें तो झारखंड में अब तक कुल 6 व्यक्ति मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं और यह मुख्यमंत्री हैं बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, रघुवर दास और हेमंत सोरेन। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा बार अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड के और शिबू सोरेन भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड के। इसके अलावा हेमंत सोरेन 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड के और बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास और मधु कोड़ा 1-1 बार मुख्यमंत्री झारखंड के रहे हैं। इस तरह कुल 6 व्यक्तियों ने झारखंड में मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया है। अगला प्रश्न है, झारखंड में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? आपको बता दें कि झारखंड में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है सिमडेगा में और यहाँ पे कुल जनसंख्या है 159 यानी 159 प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं दोस्तों जनसंख्या घनत्व के झारखंड के संबंध में बात करें तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व है 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वह है धनबाद में 1316 प्रति वर्ग किलोमीटर। आइए देखते हैं अब अंतिम प्रश्न, हरिबाबा आंदोलन का मुख्य प्रभाव क्षेत्र कहाँ था? इसका उत्तर है सिंहभूम। हरिबाबा आंदोलन का मुख्य प्रभाव क्षेत्र था सिंहभूम। आपको बता दें कि इसके नेतृत्वकर्ता थे दुका हो और हो जनजाति से ये संबंधित थे और यह एक प्रकार का शुद्धि आंदोलन था। प्रभाव क्षेत्र था सिंहभूम और मुख्य रूप से इस हरिबाबा आंदोलन के दौरान सरना धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया था। तो यह था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ।
धन्यवाद।